अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 59 और आज हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का एडवांस लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर आज हम थोड़ी एडवांस से भी मतलब थोड़ी ऊपर, जिसको कहते हैं ना एडवांस का, ये पार्ट 2 आप ऐसा समझ लें। अभी जो हम एडवांस पढ़ रहे थे वो बिगिनर एडवांस था। अब थोड़ा से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम बढ़ते जा रहे हैं उसकी तरफ जो कि आप रियल वर्ल्ड में यूज करोगे। लाइक आप प्रोजेक्ट जो बनाओगे उसमें डेटाबेस से आपके पास डेटा आएगा, ठीक है। तो उस डेटा को आपकी वेबसाइट पे आपको कैसे शो करवाना है वो आज हम सीखेंगे। मतलब एक्चुअली तो नहीं सीखेंगे, एपीआई वगैरह का यूज तो नहीं करेंगे, पर उसमें जो डेटा फॉर्मेट यूज होता है ना, जिसको कहते हैं जेसोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक यही चीज है जो आ रही और जा रही होती है। तो आज हम इसको देखने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज ये एरे के एडवांस मेथड्स में फिल्टर और रिड्यूस, जिसका इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो पढ़ेंगे। और रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर, लास्ट क्लास में हमने बस ओवरव्यू देखा था। मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज ये टॉपिक्स हैं, इनको देखने वाले हैं, ठीक है। रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर मैं लास्ट क्लास में थोड़ा बताया था। हनीफ, क्या कहना चाहोगे रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में? सर, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर जो शो होते हैं वो 3 डॉट से हम शो करते हैं। और हम्म, रेस्ट भी वही है और स्प्रेड भी वही है। फिर कैसे पता लगे कि रेस्ट क्या है और स्प्रेड क्या है? मतलब कहाँ पर इनका सर यूज किया सर जाता है? ये ऐसे पता चलेगा। सर, ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रेस्ट हो जाता है और स्प्रेड हो जाता है। मतलब कोई एग्जांपल, किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं आप? मतलब क्लियर नहीं हुआ आपका ना। जी सर। मैं कह रहा सर, हूँ आपकी कि आवाज किस, कट रही है। मैं ये कह रहा था कि कौन से कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं आप, उसकी एग्जांपल अगर आप देना चाहें। सर मतलब जैसे कोड हम लिखते हैं, जहाँ पर हम कोड लिखते हैं वो उसके आपकी आवाज कट हो गई। जहाँ पर हम हेलो, यूज आपके शायद सर, नेट असल का में मसला नेट है। का मसला है मेरे ख्याल से। हाँ। हाँ, आपके बात बोला था कट रही है। अच्छा खैर, ठीक है। देख लेते हैं कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो सही से कनेक्टेड है या नहीं हो। तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर जाके इसका टाइटल चेंज करता हूँ। अच्छा, ये करने से क्या होगा भाई? डॉक्यूमेंट और टाइटल, ये जो मैं कर रहा हूँ, इससे क्या होता है? साथ भाई, इसका इसका क्या मकसद है? डॉक्यूमेंट और टाइटल, साथ भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। जी मुझे बताइए, डॉक्यूमेंट और टाइटल क्या करता है? ये सर हमने वो याद शुरू नहीं वाले है। क्लास में पढ़ा था। अरे भाई क्या कर रहे हो साथ भाई, ऐसा नहीं करो यार, पुरानी चीजों को क्यों भुला देते हो? सर, ये ये जो टाइटल। ये जो टाइटल है ना आपका, उसके वो चेंज करता है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एडवांस 7, सेव किया, ये देखो जावास्क्रिप्ट एडवांस 7 होगा। जो आप एचटीएमएल में लिखते हो ना यहाँ पर, ये वही चीज है, बस आप जावास्क्रिप्ट से इसको कंट्रोल कर रहे हो। तो ये तो यार आपको याद होना चाहिए, ये तो मैं शुरू वाली क्लास में बताया था। अच्छा खैर, भाई रिवाइज करोगे तो आपको ही फायदा है। रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। भाई लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर है क्या? ये 3 डॉट ही है। 3 डॉट के आगे आप कोई भी नाम दे देते हो उनको, जैसे कि मैंने दे दिया ARE। ये क्या है? यही आपका रेस्ट ऑपरेटर है, यही आपका स्प्रेड ऑपरेटर है। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा रेस्ट है कौन सा स्प्रेड है, क्योंकि दिखने में दोनों सेम है। तो मैंने क्या बताया था कि ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, कि ये कहाँ, ये मैंने यहाँ लिख दिया कि ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, उससे हमें पता चलता है, कि ये रेस्ट ऑपरेटर है, है या ये स्प्रेड ऑपरेटर है, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब फिलहाल बढ़ते हैं रेस्ट ऑपरेटर की तरफ। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा था। दोनों से दिखने में सेम है, 3 डॉट ही है, ठीक है। अब पता कैसे चले वो देखते हैं। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ उसके लिए। फंक्शन मैं अपने नाम से बनाऊंगा,
ठीक है। तो रेस्ट ऑपरेटर से पहले हम यूज किया करते थे, आपको पता है, आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट है, जो फंक्शन के अंदर आता है। फंक्शन आपको पता है बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। तो ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि फंक्शन की अगर आप प्रॉपर्टी देखो, फंक्शंस की अगर मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाऊं, जैसे कि ये, अब जीत जो है ना, ये फंक्शन जो है, ये खुद में एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट में ईच एंड एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तो ये फंक्शन भी कोई दूध का दूल्हा नहीं, ये भी ऑब्जेक्ट ही है बिहाइंड द सीन। ठीक है। तो डॉट करके अगर मैं नेम लिखूं ना, तो देखते हैं मुझे क्या देता है। एक मिनट, ये पता नहीं क्या आ गया ऊपर, ये चला जाए, ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इसका कंसोल खोल लेता हूँ मैं। तो नेम में देखो क्या है, नेम में देखो वही नेम आया है जो कि हमारे इस फंक्शन का नाम है। तो ये ऑब्जेक्ट है, तभी हम डॉट करके इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। उसी तरीके से फंक्शन में एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, जिसको कहते हैं लेंथ। अच्छा, ये लेंथ प्रॉपर्टी क्या करती है मैं बता चुका हूँ। हनीफ, व्हाट डज दिस लेंथ प्रॉपर्टी डू इन फंक्शन? ये लेंथ प्रॉपर्टी क्या कर रही है? जी हनीफ, साथ भाई, ये लेंथ प्रॉपर्टी क्या बताती है? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है, एक मिनट। मैं ये जी कह सर। रहा था कि ये लेंथ प्रॉपर्टी क्या कर रही है, ये लेंथ की प्रॉपर्टी क्या करती है फंक्शन के अंदर? सर लेंथ बताइए। किसकी लेंथ बताइए? प्रॉपर्टीज की मेरे ख्याल से। ये इसके आर्गुमेंट पैरामीटर की लेंथ बताती है भाई। जीरो है, देखो अभी कोई भी पैरामीटर नहीं है। अभी मैं कोई पैरामीटर दे देता हूँ, ठीक है, पैरा वन, अभी देखना इसकी लेंथ वन हो जाएगी। ये देखो वन। एक और पैरामीटर दे देते, पैरा टू, तो इसकी देखना ये दो बताएगा। तो ये लेंथ इसको डिनोट कर रही है। ठीक है, ये देखो। उसी तरीके से हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको कहते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स, ठीक है, आ गई। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये क्या है, अनडिफाइंड बता रहा है। भाई अनडिफाइंड क्यों बता रहा है? मैं इस पूरे फंक्शन को कराता हूँ, देखते हैं मैं क्या देता है। तो इसको टीआईआर करना पड़ेगा, टीआईआर। तो ये फंक्शन हमें अब ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है। तो ये देखो आर्गुमेंट, ये देख रहे हो आप, इसकी बात कर रहा था मैं। इसके अंदर प्रॉपर्टी हमने नेम चेक कर ली, लेंथ चेक कर ली, आर्गुमेंट की एक प्रॉपर्टी जो कि अभी के नल है। ठीक है। जैसे ही मैं इसमें आर्गुमेंट दूंगा, तो वो आर्गुमेंट जहां जाके स्टोर हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। अब आते हैं फंक्शन की तरफ। यहाँ पर मैंने लिखा आर्गुमेंट्स, ठीक है, और इसके अंदर कंसोल करते हैं आर्गुमेंट को। मैंने किया जीत, और इसको रन कर दिया। अब ये क्या आउटपुट देगा, ये आप बताओ मुझे, हनीफ या साथ, ये आर्गुमेंट्स मुझे क्या आउटपुट देगा? ये चार दफा पढ़ा चुका हूं मैं आर्गुमेंट के बारे में। ये आर्गुमेंट्स मुझे क्या देगा, जल्दी बताएं तो। सर इसमें जो आप कॉल करते वक्त उसमें अंदर लिखेंगे वही देगा। ये आर्गुमेंट्स बताता है, जो मैं आर्गुमेंट यहाँ पास करूंगा अभी देखूंगा, तो ये मुझे कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, ये दो चीजें इसकी जो बाय डिफॉल्ट होती है वो दे रहा है। अब अगर इसको मैं कोई आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, ये जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। ये देखो वन टू आ गया इसके अंदर, आर्गुमेंट के अंदर जितने भी आर्गुमेंट में देता जाऊंगा, ये क्या होंगे, कहाँ जाएंगे, इस आर्गुमेंट में। ये क्या है, एक एरे लाइक स्ट्रक्चर है, ये एरे नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, ये प्योर एरे नहीं है। अगर ये प्योर एरे होता तो इसके पास एरे के अपने मेथड्स होते। इसका जो प्रोटोटाइप है वो एरे होता, इसका प्रोटोटाइप एरे नहीं ऑब्जेक्ट है। ये देखो, ये जो हमारी जो सबसे टॉप वाला ऑब्जेक्ट है वो है। इसका प्रोटोटाइप एरे नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एक प्रॉपर एरे नहीं है, पर एरे जैसा दिखता है। लुक लाइक एरे, ये देखो, ये एरे जैसा दिखता है पर ये एरे नहीं है। इसको आप एरे की तरह यूज भी कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर 0 किया, तो क्या होगा कि ये वो फर्स्ट आर्गुमेंट लेके आ जाएगा। एरे की तरह आप इसको यूज तो कर रहे हैं, पर ये एरे नहीं है। ठीक है, भले आप यहाँ पर पैरामीटर भी नहीं दो, आप यहाँ पर पैरामीटर भी नहीं दे रहे हो, तब भी ये क्या कर रहा है, ये आर्गुमेंट्स को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। ये देखो, ठीक है, ये था आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, जितने भी आप आर्गुमेंट देते हो उसको अपने अंदर स्टोर करता रहता है, चाहे आपने यहाँ पर पैरामीटर दिया हो या नहीं दिया हो। ठीक है। उसी तरीके से रेस्ट भी यही काम करता है, रेस्ट ऑपरेटर भी यही सेम काम करता है।
रेस्ट ऑपरेटर भी यही आपका सेम काम करेगा, फंक्शन जीत, पर उसके लिए आपको यहां पर बताना पड़ेगा रेस्ट ऑपरेटर। तो रेस्ट ऑपरेटर यहां लिखते हैं। अब ये 3 डॉट से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ये 3 डॉट तो रेस्ट ऑपरेटर है, पर इसको नाम देना पड़ेगा जिससे हम उसके एरे को एक्सेस कर पाए, जिससे हम उस रेस्ट ऑपरेटर के एरे को एक्सेस कर पाए। तो यहां पर मैं दे देता हूं आर्ग के नाम से, आप कुछ भी दे सकते हो, आप पैरा भी बोल सकते हो, आप यहाँ पर जीत भी लिख सकते हो, हनीफ भी लिखते हो, कुछ भी आपका मन करे वो लिख सकते हो, नाम है ये, ठीक है। ये ट्रीट एज अ वेरिएबल नेम ही होगा, जो कि एक एरे टाइप का होगा। किस टाइप का होगा? एरे टाइप का। अगर मैं इसको कंसोल कराऊं तो अगर आपको उसको देखना है तो अब ऐसे नहीं देखोगे, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा ऐसे, जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ये सिर्फ आर्गुमेंट लेते वक्त हम यहाँ पर 3 डॉट देंगे और उसके आगे नाम लिखेंगे, बाकी जब इसको यूज करना हो सिर्फ नाम लिखेंगे, 3 डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको कंसोल कराता हूँ तो देखें मुझे क्या देता है। मैंने कंसोल नहीं कराना था, मुझे उस फंक्शन को कॉल करना था, ठीक है। अभी मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, मुझे क्या देता है देखो, ये मुझे एक खाली एरे दे रहा है, ये मुझे क्या दे रहा है? खाली एरे दे रहा है। और इस खाली एरे को अगर मैं ओपन करूं तो ये देखो इसका प्रोटोटाइप क्या है? एरे है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्योर एरे है। प्योर एरे का क्या मतलब है? इसके अंदर एरे के सारे मेथड आपको मिल जाएंगे। एक तो ये फर्क था आर्गुमेंट्स और इस आपका जो ये मेथड है, सॉरी रेस्ट ऑपरेटर है। रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है? जो भी आप आर्गुमेंट प्रोवाइड करोगे वो उसको एक एरे लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करता जाए, एरे एरे के अंदर स्टोर करता जाएगा, एरे लाइक नहीं। तो जितने भी यहाँ पर मैं पैरामीटर देता जाऊंगा, आर्गुमेंट देता जाऊंगा, वो उसको देखो स्टोर करता जा रहा है इसके अंदर, ये देखो। अब चाहे तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, आपको पता है अगर मुझे इसका सम चाहिए तो मैं क्या करूंगा? फॉर ये लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन पेरम डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। और यहां पर मैं क्या करूंगा कि एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट नाम का, लेट रिजल्ट इक्वल टू 0। और उसमें हम जो भी पैरामीटर आर्गुमेंट यहाँ दूंगा ना, मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी आर्गुमेंट दे रहा हूँ उसका सम मुझे लाके दे दे, इन सब का मुझे वो सम लाके दे दे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? रिजल्ट प्लस इक्वल पेरम, ठीक है। अब अगर इसको मैं देखूंगा यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर कंसोल भी कराना पड़ेगा, कंसोल डॉट लो, और रिजल्ट को यहाँ कंसोल करता हूँ तो देखते हैं मुझे क्या दे रहा है। तो ये मुझे इन सब का सम लाके दे देगा, जितनी वैल्यूज मैंने लिखी नहीं यहाँ पर, उन सब का सम लाके एक वैल्यू दे देगा मुझे। अरे ये क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पर मैं, क्योंकि ये एरे है, क्यों क्या है ये? पेरम एक एरे है, तो यहाँ पर एरे की तरह इसको यूज करना पड़ेगा, मैं भूल गया था, ठीक है। अब देखो, ये देखो 55, ये 55 क्या किया इसने? एक एक वैल्यू को लिया, उसका प्लस करके रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दिया। तो ये है आपका रेस्ट पैरामीटर, सेम टू सेम आर्गुमेंट जैसा है, पर आर्गुमेंट और उसमें क्या फर्क है कि आर्गुमेंट ES5 का पार्ट था, क्योंकि ES6 से पहले हमारे पास ES5 चलती थी और हमारे पास कोई अनलिमिटेड आर्गुमेंट लेने का कोई तरीका था नहीं, ठीक है। तो आर्गुमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया ES5 के अंदर, ठीक है। तो जब ES6 आई तो ES6 ने हमें रेस्ट ऑपरेटर दे दिया, वही सेम काम करने के लिए, जो कि एक प्योरली एरे है, जो कि क्या है? खुद में एक प्योरली एरे है। तो मैं चाहूं ये वाला काम जो है ना, यहाँ पर मैं फॉर ईच मेथड से भी करा सकता हूँ। मैंने क्या किया? परम डॉट फॉर ईच, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कॉल बैक देते हैं हम, और यहाँ पर जो भी मैं आर्गुमेंट दूंगा, पैरामीटर दूंगा, वो एक एक वैल्यू होगी उसकी, इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है। तो रिजल्ट प्लस इक्वल वैल्यू, वही आउटपुट आएगा मेरे पास अभी। ये देखो वही आउटपुट आ रहा है। तो देखो इससे मेरा कितना काम आसान हो गया। अगर मैं आर्गुमेंट से करता तो मुझे ऐसा फॉर लूप यूज करना पड़ता, या मुझे फॉर इन लूप यूज करना पड़ता, या फॉर ऑफ यूज लूप यूज करना पड़ता। पर रेस्ट ऑपरेटर की वजह से क्या हुआ कि यार रेस्ट ऑपरेटर खुद में एक एरे, तो एरे के साथ हमें तो एक बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं, उसमें से एक फॉर ईच है। तो फॉर ईच से देखो मेरा काम कितना आसान हो गया, मुझे ये झमेला करना ही नहीं पड़ा। तो ये आपको इतना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है रेस्ट ऑपरेटर का। और रेस्ट ऑपरेटर जब भी आप पैरामीटर लेते हो तब वो रेस्ट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। जब भी आप जो है पैरामीटर लोगे फंक्शन को,
तब वो रेस्ट ऑपरेटर कहलाएगा। ये 3 डॉट जो है तब वो रेस्ट ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, मुझे बताओ ये समझ में आया आप लोगों को? हनीफ, साद, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो। जी सर। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका एक और सिनेरियो देख लेते हैं। एक और फंक्शन मान लेता हूँ, फंक्शन विथ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू 1, वैल्यू 2 और डॉट 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 पैरम ऐसे करके लेता हूँ। ठीक है, और कंसोल कराता हूँ सिर्फ इसको, देखते हैं मुझे क्या देता है। वैल्यू 1, वैल्यू 2 और पैरम। अब नीचे जाके इसको मैं कॉल करूंगा फंक्शन को, और जहां पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा मुझे बताएं, इसको देख के आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? हनीफ, साद, उससे पहले रुको रुको, उससे पहले एक और आर्गुमेंट से भी करके देखते हैं इसको। यही काम मैं आर्गुमेंट से करके देखता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लो आर्गुमेंट्स। ठीक है, वैल्यू 1 भी दिया इसको, वैल्यू 2 भी दिया, फिर आर्गुमेंट्स। ये पैरामीटर, क्योंकि रेस्ट पैरामीटर तो यहाँ यूज करना नहीं मुझे, तो आर्गुमेंट तो आपको पता है ऑटोमेटिक मुझे मिल जाता है। इसको मैं कर देता हूँ बंद 1 मिनट के लिए। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए मुझे बताओ? इसका आउटपुट क्या आएगा? हनीफ, साथ, हाँ भाई बोलो, इसका आउटपुट क्या आएगा? सर इसमें इसमें जो 1 और 2 है वो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में जाएगा, और बाकी जो है वैल्यूज उसका एरे लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वैल्यू 1 में जाएगा 1, वैल्यू 2 में जाएगा 2, और बाकी 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जाएंगी आर्गुमेंट्स के अंदर। बस सिर्फ इसका एरे जी बनेगा, आप सर। ये कह रहे हो ना? जी इसका सर, एरे जी बनेगा। सर। नहीं ऐसा नहीं है, देखो जी क्या जी होगा। सर, ऐसा ही होगा। ये देखो 1 2, पर इसने देखो क्या किया कि वो 1 2 भी अपने अंदर ले लिया। आर्गुमेंट्स ने क्या किया, 1 2 भी अंदर ले लिया अपने। ये देखो 1 2 भी इसके अंदर आ गया। तो आर्गुमेंट्स को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने यहाँ पर पैरामीटर दिया है या नहीं दिया। आर्गुमेंट्स को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सारे आर्गुमेंट्स अपने अंदर रखेगा ही रखेगा, चाहे आप वहां पर पैरामीटर प्रोवाइड करो या ना करो। अब आते हैं रेस्ट ऑपरेटर की तरफ। अब आपको रेस्ट ऑपरेटर की मीनिंग भी पता चलेगी कि रेस्ट ऑपरेटर का नाम क्यों पड़ा है इसके ऊपर। अच्छा, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? इसका आउटपुट बताओ। हाँ भाई, इसका सर आउटपुट इसमें बताओ। शायद ऐसा होगा, वन हाँ की बिल्कुल, वैल्यू 1 में होगा और वैल्यू 2 में। बिल्कुल ऐसे ही आप इसका आउटपुट देखो। ये देखो 1 2, वैल्यू 1 में आया 1, वैल्यू 2 में आया 2, और पैरामीटर में वो जो भी बचे थे हमारे पास आर्गुमेंट्स। तो रेस्ट ऑपरेटर का देखो नाम वही से ही उठाया गया है कि रेस्ट ऑफ द वैल्यूज मुझे दे दो। आप जो है वैल्यूज जो आप स्टोर कराना चाहते हो इंडिविजुअल वेरिएबल में, उनके लिए अलग पैरामीटर बना दो, और बाकी जो वैल्यूज हैं रेस्ट ऑफ द वैल्यूज मुझे दे दो। तो वो क्या करता है, उनको एरे में स्टोर कर देता है। ठीक है, एक तो ये दूसरा फर्क आपने देख लिया। ठीक है, एक और सिनेरियो पे आते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कर दिया, इसको कर दूंगा कमेंट। एक और सिनेरियो पे आते हैं, जिससे आपको रेस्ट ऑपरेटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें डूज एंड डोंट्स जो है, अब यहाँ पर इसको मैं इसके सेंटर में लेके आता हूँ। अब बताओ कि यहाँ पर मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए। अब बताओ मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था मैंने, अगर आपको याद होगा तो आप बता दो। सर इसमें 1 की वैल्यू वैल्यू 1 में जाएगी और बाकी सारों का एरे बन जाएगा। तो ये वैल्यू 2 का क्या होगा भाई? इस बेचा ने क्या गुनाह किया है, इसके अंदर क्या आएगा? सर इसमें मेरे ख्याल से 1 अनडिफाइंड आएगा। भाई एरर देगा। रेस्ट पैरामीटर मस्ट बी लास्ट फॉर्मल पैरामीटर। क्या कह रहा है कि रेस्ट पैरामीटर, जो पैरामीटर की लिस्ट है ना, उसमें सबसे लास्ट होना चाहिए। भाई इसका नाम ही रेस्ट है कि आप जो है जितनी भी वैल्यूज आप दूसरे वेरिएबल को देना चाहते हो उनको दे दो, बकाया जो बचे हैं मुझे दे दो। जो बकाया
जो होती है ना फालतू में, वो मुझे उठा के दे दो। तो ये सबसे लास्ट होना चाहिए, ये रूल है भाई जावास्क्रिप्ट का। सिंटैक्स एरर आ गया, देखो सिंटैक्स एरर तब आता है जब आप रूल ब्रेक करते हो, ये देखो आप, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे लास्ट में रखोगे तभी काम करेगा। क्लियर है? मुझे बताओ, आगे बढ़ू मैं? यहाँ तक जी क्लियर है सर। भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेस्ट पैरामीटर तो आपने समझ लिया, अब आते हैं स्प्रेड की तरफ कि भाई स्प्रेड क्या भला है यार, स्प्रेड का बताओ अभी। उसके लिए मैं बनाता हूँ दो एरे। अब स्प्रेड का नाम ही समझ लो कि भाई स्प्रेड करना, खोल देना, ठीक है। एक चीज एक जगह पे बंधी हुई है, उसको खोल देना, लाइक दिस। मैंने बनाया एरे 1 और उसके अंदर स्टोर किया 1 और 2। एक बनाया एरे 2 और उसको स्टोर किया 3 और 4। अब मैं चाह रहा हूं कि एरे 3 जो हो ना, वो एरे 1 और एरे 2 का कॉम्बिनेशन हो। मैं चाह रहा हूं कि लास्ट एरे जो हमारा बने वो ऐसे हो 1 2 3 4। पर मैं ऐसे बनाना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि इन दोनों को मिला के बनाऊं, इन दोनों को मिला के बनाऊं। तो कैसे बनेगा मुझे बताओ, कौन सा तरीका हम यूज करते थे? हाँ भाई, कौन सा तरीका ऐसा है जो कि मुझे ये काम कर गए थे? मैं ये नहीं चाह रहा 1 2 3 4 यहाँ मैनुअली बनाऊं। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी एरे 1 और एरे 2 की वैल्यूज है वो मिक्स होके एरे 3 बन जाए। तो वो कौन सा तरीका है मुझे बताओ? सर जो पहले हम यूज करते थे हाँ हाँ, पहले पहले। सर, इसमें इज इक्वल एरे हाँ बोलो बोलो, प्लस एरे 2 करेंगे मेरे ख्याल से। देख लेते हैं भाई। एरे एरे 1 1 एरे 2, प्लस ठीक है। एरे 2। ठीक है, कंसोल करा के देखते हैं एरे 3 को क्या देता है ये। ARR3, ये तो भाई ऐसा गुजारा है 1 2 फिर 2 3 मिलके आ गया। ये तो भाई आउटपुट नहीं है सही, ऐसा आउटपुट तो नहीं चाहिए मुझे। और ये तो एरे भी नहीं रहा, मैं तो चाह रहा था एरे बने मेरे लिए। ये तो कोई नंबर आ गया मेरे पास, इसने तो इसको स्ट्रिंग बना दिया मेरे ख्याल से। इसकी अगर टाइप ऑफ देखे तो कि क्या देता है, मैं चाह रहा हूँ टाइप ऑफ भी इसकी जो है वो होनी चाहिए। स्ट्रिंग बता रहा है भाई, ये तो काम नहीं कर रहा। यहाँ तो कंकेटिनेशन हो रही है, ये तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये तो नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। अब क्या करें बताओ? सोचो सोचो, एरे के साथ एक मेथड भी आता है, एरे के साथ एक मेथड भी आता है, एरे के साथ एक मेथड भी आता है। इतना हिंट दे दिया है मैंने। चलो मैं एक काम करता हूँ, वो मेथड जो है ना, आपको हिंट और दे देता हूँ। वो मैं कर देता हूँ एरे 1 को फिलहाल, ठीक है। अब इसके मेथड देख लो भाई, मुझे बताओ कि कौन सा मेथड हो सकता है। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। यार मैंने तो शेयर कर रखी, आपके पास इंटरनेट स्लो है मेरे ख्याल से। अब आ रही है देखो हनीफ? सर वो 1 2 3 4 वहीं पर स्टक है। आपका इंटरनेट का सर मसला है थोड़ी हैंग हो भाई। रही है शायद। यार मेरा इंटरनेट तो बड़ा फास्ट चल रहा है, देखते हैं यार क्या मसला है। बाकी इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है? नहीं यार, मेरा इंटरनेट तो देखो भाई 14 MB 15 MB स्पीड आ रही है। अब देखो, आप सही आ रही है आपके पास स्क्रीन? नो सर, स्टक है अभी भी। एक काम करता हूँ, मैं दोबारा इसको रीशेयर करता हूँ, क्या पता मेरे एंड से मसला हो। अब बताओ, अब आ रही है? जी अब सर आ ठीक है रही भाई? है। हनीफ भाई आपके पास आ रही है? हेलो हनीफ? नो सर, अभी तक नहीं आई। यार आपके पास फिर इंटरनेट का मसला है। फिर आप चलो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बहरहाल आप बताओ, क्या सर नाम अब है? आ गई। अब आ गई? अच्छा ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। मुझे बताओ कि अब ये प्रॉब्लम कैसे जी सॉल्व सर हो। अब आ गई। एरे एरे के अंदर एक मेथड भी हमारे पास,
देखो कौन सा मेथड यूज करूं कि ये मेरा काम हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों एरे का मिक्सचर आ जाए मेरे पास एरे थ्री के अंदर। तो देखो कौन सा मेथड लग सकता है इनमें। भाई ये कॉनकेट मेथड लगेगा, ये कॉनकेट देख रहे हो, कनकेट एरे का अपना मेथड है। तो वो कैसे यूज करेंगे अब देखते हैं उसको। एरे थ्री पे गया मैं और एरे वन को कॉनकेट कर दो एरे टू के साथ, कॉनकेट एरे टू। तो क्या होगा इससे, ये मेरे पास एक मिक्सचर आ जाएगा एरे वन और एरे टू का। ये देखो 1 2 3 4, ये मेरा डिजायर्ड आउटपुट जो मैं चाह रहा था वो आ गया। पर इससे भी एक बेस्ट तरीका हमारे पास है, वो देखते हैं। एरे थ्री वो है स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। तो कैसे होगा वही, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये एरे लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, वही आपको पता है स्प्रेड ऑपरेटर के सिंटेक्स वही है, ठीक है। और जिसपे स्प्रेड ऑपरेटर लगाना है उस वेरिएबल का नाम इसके आगे लगा दो। तो एरे वन मैंने जैसे किया, तो ये क्या करेगा, एरे वन की सारी वैल्यूज को यहाँ के उठा के यहाँ पटक देगा, मतलब इसकी कॉपी बना देगा, इस एरे वन की कॉपी यहाँ पर बना देगा। ये कॉपी बना रहा है, स्प्रेड ऑपरेटर हमेशा कॉपी बनाता है। चलो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। लेट टेस्ट अरे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एरे वन करूं तो आपको पता है एक प्रॉब्लम आएगी मेरे पास। वो क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। मैं यहाँ करता हूँ टेस्ट एरे, टेस्ट अरे। इस तरीके में एक प्रॉब्लम है, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है साद भाई, हनीफ भाई। ये वाले तरीके में एक प्रॉब्लम है। मैं चाह रहा हूँ सर कि एरे वन की इसमें सारी जो है इसके अंदर आ जाए। एरे सर वन जो है ना, इसमें अगर आप टेस्ट एरे में चेंजिंग करेंगे तो एरे वन में भी हो जाएगा। ओरिजिनल एरे में भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ये देखो, ये एर आर वन भी लिख देता हूँ यहाँ पर, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। ये देखो अब क्या होगा कि मैंने क्या किया, टेस्ट एरे के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट पुश करके एक और वैल्यू को इंसर्ट कर रहा हूँ, जीत नाम की। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि एरे वन के अंदर भी वो वैल्यू आ जाएगी। देखो एरे वन के अंदर भी आ गई। तो ये मसला होता है क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस पास हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके में क्या हो रहा है, रेफरेंस पास हो रहा है। इन वैल्यूज की कॉपी नहीं बन रही है। मैं चाह रहा हूँ कि इन वैल्यूज की कॉपी बने, ना कि इसका एड्रेस चला जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो हमारा ऐसे होगा स्प्लिट ऑपरेटर के तरीके से, जी डॉट और ए आर आर वन। अब देखो, अब सिर्फ मैंने टेस्ट एरे को चेंज किया है, देखो ओरिजिनल एरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, टेस्ट अरे प्लस, ठीक है, प्लस ओरिजिनल अरे, ठीक है। कॉमा तो वैसे भी लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इसने, क्योंकि मैंने यहाँ प्लस ऑपरेटर लगा दिया। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ये आपको पता है कंसोल डॉट लॉग भी बिहाइंड द सीन रेस्ट ऑपरेटर का यूज करता है। तो ये देखो टेस्ट अरे, उसमें चेंजिंग हुई, सिर्फ ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। तो ये क्या करता है, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, उस एरे की एक कॉपी बनाता है, उसकी वैल्यूज की कॉपी बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है डीप कॉपी, ठीक है, शेडो कॉपी, डीप क्लोन, शेडो क्लोन, ऐसे ही कुछ नाम है। वो भी आगे जाके हम सीखेंगे कि वो क्या चीज है, ठीक है। डीप क्लोन और एक होती है शेडो, पता नहीं यार मैं नाम भूल गया हूँ। डीप क्लोन, शेडो क्लोन, ऐसे ही कुछ था यार, मुझे अभी तक डीप क्लोन, ठीक है, इसको देखेंगे हम, ठीक है। पर अभी आप ये समझो कि यहाँ पर ये कॉपी बना के दे रहा है मुझे, जितने उसकी वैल्यूज की, ना कि उसका रेफरेंस पास हो रहा है यहाँ पर। तो ये बात आपको माइंड रखते हो, स्प्लिट ऑपरेटर में यहाँ पर भी हेल्प करता है कि अगर ये प्रॉब्लम आपके पास आ रही है ना कि उसका रेफरेंस पास हो रहा है, अगर आपको सिर्फ कॉपी चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर कॉपी मुझे बनानी होती थी तो एक और तरीका मेरे पास था जिसको कहते हैं स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड से भी कॉपी बन जाती थी, पर उसके लिए आपको क्या करना है, ए आर आर वन डॉट स्लाइस करना पड़ता था। तो ये बड़ा मेथड होता था,
तो इस स्प्रेड ऑपरेटर ने मेरा काम बड़ा आसान कर दिया है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट था, तो करते हैं बंद। यार इसको नीचे लेके आता हूँ, ये भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गंद हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेट ARR1 102 102 लेट ARR2 3 और 4 कंसोल डॉट लॉग। अब ARR3 को यहाँ कंसोल करा है, ARR3 मैंने बनाया कहाँ है, उसको बना लेते हैं ARR3। आपको पता है एक तो तरीका ये था कि भाई आप कॉनकेट मेथड का यूज कर रहे हो, वही पुराना में तरीका। ठीक है, उसमें ARR2 पास कर दिया, क्या होगा कि AR1 के साथ कॉनकेट करेगा AR2 को और उसकी कॉपी बना के ARR3 में पास कर देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आउटपुट मुझे ARR1 डॉट कॉनकेट इज नॉट अ फंक्शन। वाई भाई, ARR1 डॉट कॉनकेट, हाँ कॉनकेट कनकट हो गया, ठीक, मिस्टेक। ठीक है, देखो मेरा डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। तो यही काम करने के लिए मेरे पास एक और तरीका भी आपको पता है, जिसको कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। सिंपल, आप ये एरे का साइन बनाओ और उस पे उन एरेस को यहाँ पर आप फैला दो, एरे 1 कोमा लगा के दूसरे एरे को फैला दो यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये कर क्या रहा है, बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है, ये उनकी वैल्यूज को उठा के यहाँ पटक रहा है। मतलब 1 2 को यहाँ पर ये क्या कर रहा है बिहाइंड द सीन, यहाँ पर ऐसे कर रहा है 1 और 2, और ये क्या कर रहा है AR2 यहाँ पर ला रहा है 3 और 4। ये बिहाइंड द सीन की बातें हो रही है। ठीक है, हमें दिखता नहीं है पर हो रहा है ये है आपका स्प्रेड ऑपरेटर। तो रेस्ट ऑपरेटर का यूज होता है सिर्फ फंक्शन के पैरामीटर्स में। ये देखो रेस्ट ऑपरेटर, अगर यहाँ पर ये 3 रूल यूज हो रहे हैं तो ये आपका कहलाएगा रेस्ट ऑपरेटर, और जहां पर भी आप ऐसा कोई सिंटेक्स देखो तो ये कहलाता है स्प्रेड ऑपरेटर, वैल्यू उसको खोल रहा है। ठीक है, मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं, स्प्रेड ऑपरेटर समझ में आया कि नहीं। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट का भी समझना है कि ऑब्जेक्ट सर में स्प्रेड ऑपरेटर कैसे काम करेगा। जी जी, सर यही पूछने वाला था कि सिर्फ एरे के साथ यूज करते हैं या नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट वगैरह के ऑब्जेक्ट साथ? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। इसके साथ दोस्ती बना लो भाई, आपके वो रिएक्ट में बड़ा काम आएगा ये। मैंने तो बड़ा यूज किया स्प्रेड ऑपरेटर के रिएक्ट पे। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट obj1 नेम 25। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी सारी जो है ना वैल्यूज मेरे पास आ जाए इस ऑब्जेक्ट के अंदर। आप समझो कि यहाँ पर इनहेरिटेंस हो रही है, पर वो एक्चुअल इनहेरिटेंस नहीं है, ये कॉपी लाके दे देगा उसकी। इनहेरिटेंस मत समझना यहाँ पर। तो अगर मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल कर दो डॉट डॉट obj1 बस। ठीक है, और इसको मेरे ख्याल से यार मैं थोड़ा भूल गया सिंटेक्स इसका, हाँ ऐसे ही होगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पर खोल दो और कंसोल डॉट लॉग obj2 करो, देखो क्या मिलता है मुझे। ये देखो, ये obj2 है भाई, ये obj1 नहीं है। इसने क्या किया, स्प्रेड ऑपरेटर ने क्या किया कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर लेके आ गया मेरे पास, सारी प्रॉपर्टीज को। अब यार मैंने इसके मेथड के लिए नहीं देखा है, मैं मेथड बना के देखता हूँ कि क्या ये मेथड को भी कॉपी करके लाता है कि नहीं। मैंने मेथड पे कभी ट्राई नहीं किया, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये देखो मेथड भी हमारे पास आ गया, मुबारक हो। ठीक है, तो मेथड को भी ये लेके आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है मुझे, बताओ। और अगर आपको अपनी कोई वैल्यू ऐड करनी है तो आप यहाँ पर ऐड कर दो, कोई और नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहे हो जैसे कि नेशनलिटी, जो कि सिर्फ किसके पास होगी, obj2 के पास होगी। नेशनलिटी पाकिस्तान, तो ये देखो इसके अंदर नेशनलिटी भी आ चुकी है, पर obj1 के अंदर ये नेशनलिटी नहीं होगी, obj1 के अंदर नेशनलिटी नहीं होगी। object1 object2, ठीक है, ये देखो, ये देखो ऑब्जेक्ट 2 में नेशनलिटी है पर ऑब्जेक्ट 1 में नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 ने क्या किया है,
स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके इसकी सारी प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट वन की अपने अंदर ले लिया, पर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी अपने अंदर ऐड कर ली है। और अगर आप चाह रहे हो अपडेट करना, आप चाह रहे हो कि यार आगे नेम की प्रॉपर्टी यहाँ पर अभी हनीफ आ रही है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि यार ये चेंज हो जाए, तो आप क्या करो, यहाँ पर उस नेम की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दो, यहाँ पर नेम लिखो और यहाँ पर चेंज कर दो, सिंपल, या जीत कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी ऑब्जेक्ट टू के अंदर हनीफ से जीत। तो ये क्या हो गई, नेम की प्रॉपर्टी ओवरराइड हो गई, ओवरराइड हो गई, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हेलो सर। हेलो हेलो, जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। मैं ये कह रहा था कि समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो जी है सर। मैंने ऑब्जेक्ट वन को फैला दिया कि सारी प्रॉपर्टी, ये नेम और एज यहाँ पर आ चुकी है। पर अगर आप चाह रहे हो कि यार नेम की प्रॉपर्टी का वैल्यू मुझे चेंज करनी है, तो आप नेम को यहाँ पर ओवरराइड भी कर सकते हो, कि उसने जो नेम दिया है ना, वो उसको आप जाके आगे जाके ओवरराइड कर रहे हो। तो ये रिएक्ट में आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा हुआ है, उसको उठा के अपने दूसरे ऑब्जेक्ट में उसकी सारी प्रॉपर्टीज को लेके आ गए, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि यार उसकी क्योंकि उसके साथ उसकी वैल्यूज भी तो आएंगी ना, तो आप उसकी वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हो, तो उसको ओवरराइड कर सकते हो यहाँ पर। इसको सिंपल अगर करूं मैं, लेट ओबीजे वन, ठीक है, नेम हनीफ, एज 25, ठीक है। अगर अभी इसको मैं देखूंगा कंसोल डॉट लॉग करके ओबीजे वन, तो ये मुझे हनीफ ही बताएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे किया, यार ये पता नहीं क्या आ जाता है ऊपर बार बार, सारा रास्ता जो है वो ब्लॉक कर देता है ये। अब यहाँ पर मैंने कर दिया नेम जो है सादिक, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, नाम क्या होना चाहिए, हनीफ होना चाहिए, सादिक होना चाहिए? नाम क्या आएगा मेरे पास, नेम की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास आउटपुट में, सादिक होगी या हनीफ होगी? साद भाई, सर, सादिक आएगी। सादिक आएगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये ओवरराइट हो रही है। ये क्या कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है जो पीछे लिखी हुई थी, ये सीएसएस की तरह ओवरराइटिंग हो रही है, देखो सादिक आगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी यही हो रहा है। आपको पता है ये बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट टू के अंदर आपने किया स्प्रेड ऑब्जेक्ट वन को, तो बिहाइंड द सीन ये क्या करेगा, ऐसे करेगा, नेम हनीफ, मैं उसको ही कॉपी करके ले आता हूँ, ये इसकी वैल्यूज को कॉपी करके यहां पर डाल देगा, ठीक है। ये स्प्रेड करने के बाद पर आपने आगे जाके इसको चेंज कर दिया, नेम इज इक्वल टू जीत कर दिया, तो वही काम हो रहा है जो मैं नीचे बता चुका हूं। यहाँ पर इसको दोबारा स्प्रेड कर देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्प्रेड का सिंपल मतलब ये है कि भाई यार इसकी वैल्यूज को यहां से उठाओ, दूसरे ऑब्जेक्ट पे पटक दो या दूसरे एरे में सर, पटक दो। जी जी, बोले सर बोले। आपने जो स्प्रेड किया है उससे ये होगा कि ऑब्जेक्ट वन जो है वो उसको पूरा कॉपी करेगा। मतलब आपने कॉपी जैसे करेगा, नीचे नीचे जितनी नेशनलिटी भी, लगाई हुई है, वो हाँ ऊपर हाँ नहीं आएगी, वो नीचे ही रहेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये नेशनली ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट वन कॉपी हो रहा है ऑब्जेक्ट टू के अंदर, ना कि ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन के अंदर। ये ओबीजे वन यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है ना स्प्रेड करके, तो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट ये प्रॉपर्टीज को यहाँ से कॉपी करेगी, यहाँ पेस्ट कर देगी, ऐसा समझे। रियलिटी में मेरे ख्याल से ऐसा ही बिहाइंड द सीन हो रहा होगा, ये हमारी आसानी के लिए बिल्कुल। समझ में आया मुझे, बताओ आगे बढ़ूं मैं, शुड आई जी मूव सर। फॉरवर्ड? यार ये आधा घंटा तो सिर्फ इसमें ही चला गया, इस रेस्ट और स्प्रेड में, और रेस्ट और स्प्रेड में इतना कुछ है नहीं। रेस्ट और स्प्रेड समझ में आ गया मुझे, बताओ अरे के अंदर कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे यूज करते हैं, आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे, और ये जो मेथड्स हैं हमारे,
अरे के एडवांस मेथड जिसको कहते हैं मैप फिल्टर रिड्यूस। तो ये एरे के मेथड है, तो मुझे एरे बनाना पड़ेगा। लेट ARR और एक खाली एरे बना देता हूँ। इसको करता हूँ कंसोल और यहाँ पर ARR लिखता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये मेरे पास उसके सारे मेथड्स आ गए। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मेरे पास फिल्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक मैप पड़ा हुआ है और एक रिड्यूस पड़ा हुआ, बेताशा मेथड्स हैं, पर सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं। मैप, फिल्टर, रिड्यूस, पॉप, पुश, स्लाइस, स्प्लाइस, ठीक है। अब रिएक्ट में आप पता है सबसे ज्यादा जो है ना, मैंने पर्सनली रिएक्ट के अंदर मैप मेथड का यूज किया हुआ है। ये जो मैप मेथड है ना, रिएक्ट के अंदर मैंने सबसे ज्यादा इस मेथड का यूज किया हुआ है। आप लोगों को शोर आ रहा है यहाँ, क्योंकि बच्चे रो रहे हैं? नो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। रिएक्ट में सबसे ज्यादा आप इस मेथड का यूज करोगे, मैप का। फिल्टर का भी करोगे, रिड्यूस का भी करोगे। अब वो क्यों करते हैं, ये क्यों इनको लाया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, उसको देख लेते हैं। अब ये मैप जो है डिक्टो कॉपी है किसकी, फॉर ईच मेथड की। अगर आपको फॉर ईच पता है तो आप इजीली उसको यूज कर लोगे मैप मेथड को, क्योंकि वो उसी के जैसा यूज होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। मैंने बनाया 1 2 3 4, ठीक है। अब इस पे फॉर ईच मेथड लगा के देखते हैं, एरे डॉट फॉर ईच। पर इसमें मसले क्या है, क्यों मैप मेथड का जो है इजाद हुआ, क्योंकि फॉर ईच अगर हमारे पास है तो हम मैप को क्यों यूज करें। जब हमारे पास फॉर ईच था ही तो हम मैप का यूज करें क्यों भाई। तो फॉर ईच में क्या मसले थे वो देख लेते हैं। तो आपको पता है कॉल बैक लेता है ये, और कॉल बैक में एक एनोनिमस फंक्शन होता है, आपको पता है। और यहाँ पर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ। ये वैल्यू क्या है मुझे बताओ। मुझे ये तो जानना है कि भाई आपको फॉर ईच की समझ है कि नहीं। ये वैल्यू क्या चीज है हनीफ साद भाई, ये वैल्यू क्या चीज है। ये जो मैं वैल्यू यहाँ पर दे रहा हूँ, ये किस चीज को डिनोट करेगी। सर ये एरे के वैल्यूज को एक एक जब ये फॉर ईच क्या करता है, इस फंक्शन को एरे की एक एक वैल्यू के लिए चलाता है। पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पर आपको कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर वैल्यू रखूं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बंद। तो आप देखोगे इसने क्या किया, पहले 1 को प्रिंट किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को किया, फिर 4 को किया। बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। पहले 1 आया, उसको प्रिंट किया, फिर 2 आया, उसको प्रिंट किया, फिर 3 आया, उसको प्रिंट किया, फिर 4 आया, उसको प्रिंट किया, और उसका काम खत्म। ऐसा ही है अनीफ भाई। जी सर। और फॉर ईच के पास साथ हमें एक इंडेक्स नाम का भी एक आर्गुमेंट मिलता है। अब ये इंडेक्स क्या है, इंडेक्स आपकी वही इंडेक्स है। ये इंडेक्स बताता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर आपका जो एलिमेंट है वो कौन सी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये देखो, फर्स्ट पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पे, 2 पड़ा हुआ है 1 इंडेक्स पे। तो ये इंडेक्स आपकी मर्जी यूज करो या ना करो, ठीक है। पर आपको जावास्क्रिप्ट यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो इसको हटा देते हैं सिंपलिसिटी के लिए। तो आपको फॉर ईच मेथड समझ में आ चुका है कि फॉर ईच भाई काम कैसे करता है। अब फॉर ईच में मसला पता है क्या है। अब मैं चाह रहा हूं कि यार ये फॉर ईच से मैं कंसोल नहीं कराना चाह रहा वैल्यू को। मैं चाह रहा हूं कि ये मुझे कुछ रिटर्न करे, ये सारी वैल्यूज मुझे क्या करे, रिटर्न करे। तो देखते हैं क्या ये रिटर्न करता है कि नहीं करता। लेट रिजल्ट, ठीक है। और मैं इसको यहां से रिटर्न करा देता हूं। क्या ये रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, रिटर्न वैल्यू, क्या ये मुझे रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। और इसको कंसोल करा लेते हैं रिजल्ट को। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये अनडिफाइंड दे रहा है, मतलब ये मुझे रिटर्न नहीं कर रहा। ये मुझे सिर्फ अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, मुझे कोई भी वैल्यू यहां से रिटर्न नहीं मिल रही है। तो ये बड़ा इशू था फॉर ईच के साथ। फॉर ईच के साथ आप कुछ रिटर्न नहीं करवा सकते। आपको जो करना है यहाँ पर कंसोल डॉट मतलब इसके अंदर ही करो, इसके बाहर आप कुछ वैल्यू भेज नहीं सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू मुझे दे रहा है उसको मैं बाहर भेजना चाह रहा हूँ, इस रिजल्ट के अंदर एक एरे की सूरत में स्टोर कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे ये काम करना है कि रिजल्ट के अंदर स्टोर कराना है तो मैं क्या करूंगा। तो ये काम करने के लिए मुझे यहाँ पर रिजल्ट का एक एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। एरे बना दिया। अब ये काम पता है होगा कैसे। मैंने क्या किया, रिजल्ट डॉट पुश, और पुश में मैंने क्या किया, वैल्यू को डाल दिया। अब ये मुझे दे देगा, ये देखो। अब ये कर क्या रहा है, ये वही काम कर रहा है मैनुअली।
ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू को यहां से उठाएगा, 1 को उठाया इस एरे के अंदर पुश कर दिया, फिर 2 को उठाया इस एरे के अंदर पुश कर दिया, तो ये वाला काम कर रहा है। अब इसी काम को आसान करने के लिए हमारे पास आता है मैप मेथड। इसी काम को आसान करने के लिए हमारे पास आता है मैप मेथड। अब इतना जो मैंने तामझाम किया है इतना बड़ा, अब इसको मैं एक लाइन में करके दिखाता हूं। लेट रिजल्ट 2 इज इक्वल टू ARR डॉट मैप, ठीक है। और मैप भी आपको पता है भाई, अगर ये उसका भाई है तो ये भी उसी तरह काम करेगा। यहां पर वैल्यू दे देता हूं मैं इसको, ठीक है। अब ये करेगा क्या कि यहां से मैं जो भी रिटर्न करूंगा ना, ये ऑटोमेटिक उसका एरे बना देगा, एरे बना के इसको रिटर्न कर देगा। आप देखना, मैं यहां पर करता हूं रिजल्ट 2, तो आप देखोगे हो क्या रहा है। ये देखो, ये वही काम कर रहा है जो ये वाला काम कर रहा है। मतलब इतना बड़ा कोड जो मैंने यहाँ लिखा फॉर ईच के लिए, फॉर ईच के लिए मेरे को कितना बड़ा कोड लिखना पड़ा, पर ये देखो मैप ने मेरा काम कितना आसान कर दिया। बस ये फर्क है कि मैप से आप जो है ना रिटर्न करा सकते हो। रिटर्न किस फॉर्म में होगा, एरे की फॉर्म में होगा। कि ये क्या करता है बिहाइंड द सीन, यही वाला काम कर रहा है। मैप क्या कर रहा है, सिंथेटिक शुगर है फॉर ईच पे। भाई मैप जो है सिंथेटिक शुगर है फॉर ईच पे, फॉर ईच वाले काम को आसान कर रहा है। अच्छा सिंथेटिक शुगर का क्या मतलब है भाई, हनीफ भाई पहले सात भाई बताएंगे फिर हनीफ भाई बताएंगे सिंथेटिक शुगर का क्या मतलब है। सर कोड को इजी करने को सिंथेटिक शुगर कहते हैं। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करें। क्या ये कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा है साथ भाई, क्या ये कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा है? सिंथेटिक शुगर जो है सर नहीं। नहीं करता, वही काम कर रहा है, उसको आसान कर रहा है। चलो अनिल भाई आप इसको एक्सप्लेन करें अपने अंदाज। सर सिंथेटिक शुगर मतलब जो कोई भी कोड हो उसको आप जितना छोटा हो सके, जितना आसानी से हो सके उसको करके लिखें। बिल्कुल यही है कि वो नई कोई चीज ऐड नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बिहाइंड द सीन यही काम कर रहा है जो मैंने इतनी लाइनों में किया है। पर देखो इसको कितना छोटा कर दिया इसने। तो ये क्या एक सिंथेटिक शुगर, मेरे ख्याल से सिंथेटिक शुगर है इसके ऊपर, फॉर ईच के ऊपर है, ठीक है। ये वही काम कर रहा है, देखो आउटपुट भी वही है। अगर ये वही काम नहीं करता तो मुझे ये आउटपुट नहीं मिलता। तो फॉर ईच और इसमें क्या फर्क है, आपको क्या फर्क समझ में आया? फॉर ईच और मैप में आपको क्या फर्क समझ में आया? जी बोले, फॉर ईच और मैप पे क्या फर्क समझ में आया? वो एरे रिटर्न करता है। वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है और जो भी वैल्यूज होती है उसको एक एरे के अंदर डालता जाता है, ठीक है। और मैप के अंदर आप इसके साथ कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि यार वैल्यू जो है ना वो मल्टीप्लाई हो क्या है 2 से, ठीक है। तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई आ गया, 1 मल्टीप्लाई 2 आया 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो यहाँ पर आप मैनिपुलेशन भी कर सकते हो डेटा के साथ। मैप के अंदर मैनिपुलेशन भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी वही काम हो सकता है। पर ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर फॉर ईच के अंदर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसके अंदर देखो कितना आसान है। और इसको और आसान करने के लिए हम यूज करेंगे एरो फंक्शन का। इसको और आसान करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? अब एरो फंक्शन किसका सिंथेटिक शुगर है भाई? एरो फंक्शन किस चीज का सिंथेटिक शुगर है? वैल्यू, और यहां से मैं क्या करूंगा, वैल्यू, वैल्यू इनटू 2। ये देखो एरो फंक्शन से देखो मेरा कितना आसान हो गया काम। ये क्या कोई मिस्टेक हो गई है? वैल्यू, अच्छा ये ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड हो गया है। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, कोड हमारा ठीक था वो। ये देखो अब यही वाला काम मैंने रिजल्ट 3 को मैंने कंसोल किधर कराया? ये देखो एरो फंक्शन से मेरा कोड और छोटा हो गया। ये देखो एरो फंक्शन ने मेरा काम कितना आसान कर दिया। तो इसलिए हम एरो फंक्शन का यूज करते हैं, वो वन लाइनर कोड को
बड़े आसानी से लिखने में हमारी हेल्प करता है। यही वाला कोड मैंने एरो फंक्शन की मदद से लिखा है। ये एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में बता चुका हूं, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, एरो फंक्शन पे अच्छी खासी क्लास ली थी। ये देखो, इतना बड़ा कोड इतना छोटा हो गया। ठीक है, ये है मैप मेथड आपका। मैप मेथड क्या करता है भाई, आपका डेटा पे मैनिपुलेशन करके आपको दे देता है, अगर आप करना चाहो, और करके आपको एक उसको जो डेटा है आपका उसको एरे की फॉर्म में स्टोर करेगा। जितनी वैल्यू होंगी उतना ही बड़ा वो एरे बनाएगा। ठीक है, मतलब ये 4 इसके अंदर वैल्यूज है, तो ये 4 वैल्यूज का ये एरे बनेगा, उससे ऊपर नहीं बनेगा। 4 वैल्यूज थी हमारे ओरिजिनल एरे में, इसलिए क्या किया, 4 वैल्यूज का ही एरे बनाया। और ये कॉपी बनाता है, ये बात आप याद रखिएगा। मैप मेथड भी कॉपी बनाता है, रेफरेंस नहीं बनाता, उसका बेचता। मतलब अगर आप इस रिजल्ट 3 में कोई चेंज करेंगे तो इस एरे एरे के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। ठीक है भाई, मैप मेथड समझ में आया? मैप मेथड आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? फॉर ईच से वो क्यों बेहतर है, मुझे बताओ। इसमें यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछो, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हाँ भाई। जी सर, क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है फिल्टर। फिल्टर भी मैप के जैसे ही काम करता है। सिंटेक्स, फिल्टर, मैप, रिड्यूस तीनों का सेम है, तीनों का ही सेम सिंटेक्स है। फर्क है बस उनकी इंप्लीमेंटेशन में, कि वो काम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो एक एरे बना लेते हैं। फिल्टर नाम से जाहिर है फिल्टर करने में मदद करता है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मैंने 10 वैल्यूज बना दी। अब मैं चाह रहा हूं कि यार एक नया एरे बनाओ जिसमें सिर्फ इवन नंबर हो। क्या हो? जिसके अंदर सिर्फ इवन नंबर हो। तो ये अगर पुराने टेक्निक से बनाना होता हनीफ भाई, साथ भाई, तो मैं कैसे बनाता? मैं चाह रहा हूं कि नया एरे बना के दो जो कि कॉपी हो और उसमें सिर्फ इवन नंबर आए। तो मैं कैसे बनाता हूँ, इसको कैसे बनाता मैं, मुझे क्या करना पड़ता अगर ये पुराने तरीके से बनाते तो? सर इसमें सबसे भी फॉर ईच। हाँ, फॉर ईच यूज कर सकते हैं इसमें, फॉर ईच। पर उसके लिए आपको पता है रिटर्न तो कुछ करेगा नहीं, तो यहाँ पर मुझे जो है एक एरे बनाना पड़ेगा। कोई भी नाम दे देता हूँ इसको, रिजल्ट नाम दे दिया। ठीक है, ताकि वो उसमें पुश करता जाए। ठीक है, फॉर ईच लगाया। फिर इस फॉर ईच के अंदर आपको पता है आप यहाँ पर एरो फंक्शन भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर एक एक वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ पर लगानी पड़ेगी इफ कंडीशन मुझे। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ी हुई है। इफ वैल्यू परसेंटेज टू इक्वल इक्वल टू 0, ये कंडीशन है ना भाई इवन की। ठीक है, अगर वैल्यू डिवाइड हो कि 2 से और उसका रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो क्या करो, उसको पुश करा दो रिजल्ट के अंदर, डॉट पुश, और इसके अंदर वैल्यू डाल दो। एल्स, एल्स भाई कुछ नहीं करो। ठीक है, एल्स कुछ नहीं करो। अगर मैं यहाँ पर जो है रिजल्ट को देखूं तो मेरे पास होपफुली वही आंसर आना चाहिए जो मैं, ये देखो, सिर्फ इवन नंबर आ गए मेरे पास। बात समझ में आ रही है? जो मैं आउटपुट चाह रहा था वही आउटपुट मेरे पास आ गया। ये तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे बताओ, ये काम समझ में आ रहा है? जी सर। इसी काम को आसान करने के लिए हमारे पास आता है, क्या आता है, फिल्टर मेथड। अब देखो ये कितना आसान कर देगा। ARR डॉट फिल्टर। ठीक है, फंक्शन बनाया यहाँ पर कॉल बैक, आपको पता है तीनों का सिंटेक्स सेम है। फंक्शन, वैल्यू, और रिटर्न कर दो, रिटर्न, और क्या कर दो भाई, कंडीशन यहाँ लिख दो। यहाँ सिर्फ कंडीशन आपको लिखनी है, यहाँ सिर्फ कंडीशन लिखनी है आपको। रिटर्न में आपको सिर्फ कंडीशन लिखनी है, ये बात आप याद रखनी है। रिटर्न में सिर्फ कंडीशन लिखो, आपका काम हो जाएगा। वैल्यू टू परसेंटेज इक्वल टू 0 टू, क्या था यार, वैल्यू, वैल्यू परसेंटेज टू इक्वल इक्वल टू 0। ठीक है, इतना की आपका काम हो गया। इतना आपने किया, ये देखो आपका काम हो गया, सेम आउटपुट दे रहा है। देखो कितना आसान काम कर दिया बिहाइंड द सीन। ये क्या है, इस पे सिंथेटिक शुगर है ये।
हेलो, जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सॉरी, मेरे ईयरबड्स की जो है ना बैटरी लो हो गई है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है हनीफ? फिल्टर फंक्शन समझ में आ रहा है? ये यही काम कर रहा है। या आपको सिर्फ रिटर्न में यहाँ पर कंडीशन लिखनी पड़ती है। तो ये क्या करता है, जो भी उस कंडीशन को पास करेगा वही रिटर्न होगा। मतलब जो वैल्यू इस कंडीशन को पास करेगी वही रिटर्न होके इस नए एरे में स्टोर हो जाएगी। बिहाइंड द सीन यही काम कर रहा है जो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। ठीक है। सर यही काम ये पहले वाले में नहीं कर सकते ऐप के बगैर? मैप के अंदर, इसके अंदर बात कर रहे हो? नो, हाँ, कर नो सकते नो हो। सर। नो इसके नो अंदर सर, आपको इसमें वही। नहीं। हाँ हाँ, फिर सर ये जो नीचे आपने लिखा है ना, एरे ARR, उसके अलग से वेरिएबल बनाया और ईच वाले में। यहाँ पर आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं करता। बिहाइंड द सीन ये यही काम कर रहा है। ये इफ की कंडीशन खुद लगाता है। यहाँ पर हम इफ की कंडीशन थोड़ी लगा रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम कंडीशन दे रहे हैं। तो ये बिहाइंड द सीन फिल्टर फंक्शन खुद ही संभाल रहा है, कंडीशन इफ वगैरह खुद ही लगाता है ये। आपको सिर्फ यहाँ रिटर्न में कंडीशन बतानी है। वो क्या करेगा, बिहाइंड द सीन प्रोसेसिंग करेगा। जो भी इस कंडीशन को वैल्यू पास करेगी, मतलब ये वैल्यू पे लगा रहा है ना ये, तो जो भी वैल्यू इसको पास करेगी वही ही इस रिजल्ट आउटपुट में जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ? ये जो आप वेबसाइट्स पे देखते हो ना, सॉर्ट करते हो, फिल्टर करते हो, कि भाई जो भी आपका जो है, मिसाल के तौर पे एक बुक्स का एरे बना लेते हैं। यार इसमें तो टाइम लग जाएगा इतना बड़ा एरे बनाने में। मैं काम करता हूँ, चैट जीपीटी को बोलता हूँ मुझे एक एरे बना के दे दे। एक मिनट, अभी मैं हूँ। ठीक हो गया भाई, मैंने उसको, उसने मुझे बना के दे दिया है। अब मैं यहाँ खुद बनाने बैठता तो बड़ा टाइम लगता। तो यहाँ पर कोड की हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको बोला भाई मुझे एक एरे बना के दो जो कि ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करता हो अपने अंदर, और ईच ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास क्या हो, बुक का डेटा हो। ठीक है, इसने क्या किया, मुझे एक एरे बना के दे दिया जिसके अंदर ये 4 बुक का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, दी ग्रेट गेट्सबी बुक है, टू किल द मॉकबर्ड, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। पर यह फिल्टर फंक्शन का यहाँ पर यूज किया हुआ है, बुक्स डॉट फिल्टर, मतलब इस एरे पे फिल्टर लगा रहा है। और यहाँ पर आपको पता है एक एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई हुई है फिल्टर के अंदर भाई, कि जो भी बुक का ईयर ग्रेटर हो 1950 से, मतलब 1950 से ऊपर की साल की कोई भी बुक हो, उसका एक एरे बना दो, उसको नाम दे दियो मॉडर्न। ठीक है, अगर इसको चेक करूंगा मैं, तो मेरे पास सिर्फ वही बुक्स आएंगी जो कि 1950 साल से ऊपर की होंगी। तो यहाँ पर देखो, मेरे पास सिर्फ वही बुक्स आ रही है जिसका ईयर 1950 से ऊपर है। जिसका ईयर 1950 देखो 1951 है। ठीक है, अगर यहाँ मैं कर दूं भाई कंडीशन कर दूं इससे लेस देन, तो ये देखो मुझे सिर्फ वही बुक्स ला के देगा जो कि लेस देन होगी 1950 से। देखो ईयर क्या आ रहा है, 925, ईयर 1949। ठीक है, और ईयर 1813, मतलब 1950। आपको सिर्फ यहाँ पर कंडीशन, अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको नॉर्मल फंक्शन बना देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। वैल्यू, ठीक है, रिटर्न कर दो, और रिटर्न क्या कर दो, सिर्फ वो बुक्स, ठीक है, बुक आ रही है तो यहाँ मैं बुक लिखूंगा, वैल्यू की जगह बुक लिख जाऊँ। बुक जिसका ईयर ग्रेटर हो 1950 से, सिर्फ वो बुक्स मुझे लाके दे दो जिसका ईयर ग्रेटर हो 1950 से। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो वही आउटपुट आ रहा है मेरे पास, 1960 और 1951। तो देखो कितना हेल्प कर रहा है फिल्टर फंक्शन हमारे पास इस सिनेरियो में। इसलिए फिल्टर फंक्शन इतना ज्यादा यूज होता है।
आप अपने जो प्रोजेक्ट्स है ना रिएक्ट के, उसमें ज्यादातर आप फिल्टर वाला काम इसी के थ्रू कर रहे होंगे। कोई सवाल यहाँ तक मुझे बताओ। हाँ भाई, कोई सवाल यहाँ तक? फिल्टर मेथड समझ में आया कि नहीं आया? सर ये मैप और फिल्टर सिर्फ एरे के साथ ही यूज होते हैं? हाँ, ये एरे के मेथड्स है ना, ये सिर्फ एरे के साथ ही यूज होंगे, क्योंकि ये एरे के अपने मेथड्स है, एरे के प्रोटोटाइप के अंदर आते हैं, ये और किसी के साथ यूज नहीं होंगे। एरे के मेथड्स मतलब सिर्फ एरे। ठीक है। ओके। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रिड्यूस। रिड्यूस थोड़ा कंफ्यूज करता है सबको। रिड्यूस कंफ्यूज करेगा। रिड्यूस तो मुझे भी समझ में नहीं आया था स्टार्ट में, पर है इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें भी। रिड्यूस करता है एरे को, मतलब ये पूरा एरे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पता है कौन सा काम कर रहा है जो हम ऊपर करके आए? मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक आपको करके दिखाया था एग्जाम्पल में। वो अगर मुझे मिल जाए। हाँ, ये वाली एग्जाम्पल। ये जो काम हो रहा है ना, ये पेरेम क्या है भाई? एरे है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी उसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं उनका एक ही आउटपुट आ रहा है। वो क्या है? अगर मैं इसको चला के दिखाऊं आपको, ये देखो 55। तो इसने क्या किया, इस पेरेंट नाम के इतने बड़े एरे को इसने क्या किया, ये देखो इसमें इतनी सारी वैल्यूज है इस एरे के अंदर। मैं अगर यहाँ पर इसको कंसोल भी कराऊं, यहाँ पर कंसोल करा देता हूँ आपकी के लिए समझने के लिए। पेरेंट, इसने इस एरे को रिड्यूस करके ये बना दिया। ये रिड्यूस मेथड भी यही काम करता है। जो एरे होता है ना, उसको रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू बना देता है। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं मुझे बताओ? रिड्यूस मेथड का काम सिर्फ यही है, एरे को रिड्यूस करके एक वैल्यू पे लेके आना। ये बात समझ में आ रही है या नहीं मुझे बताओ? तो या तभी आपको रिड्यूस समझ में आएगा। हेलो। सर अगर वे सर अगर वैल्यूज में स्ट्रिंग्स हो फिर? ये स्ट्रिंग्स में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ऑनेस्टली रिड्यूस इतना मैंने ट्राई नहीं किया है। कोई ना कोई इसका भाई होगा, पर मैंने पर्सनली इतना यूज नहीं किया रिड्यूस का इतने। ठीक है, तो रिड्यूस के तरीके से करके देखते हैं, एक मिनट इसको। पेरेंट डॉट, यार इसको नहीं करते हम, यहाँ इस पे ट्राई करेंगे क्या? रिड्यूस भी कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो उसको हमें ये वैल्यू आएगी इसके अंदर। अब रिड्यूस पता है इसके अंदर दो आर्गुमेंट होते हैं। पहला होता है भाई ये कॉल बैक फंक्शन, और वो कॉल बैक फंक्शन भाई एक टोटल वैल्यू लेता है, एक टोटल वैल्यू लेता है, और एक इन जो है वैल्यू होती है, मतलब ये जो पैरामीटर है हमारा, वो लेता है। ये समझाता हूँ, एक मिनट में यहाँ पर करके दिखा दूँ आपको। कंसोल डॉट लॉग टोटल वैल्यू प्लस वैल्यू, टोटल वैल्यू प्लस वैल्यू, तो देखो आउटपुट वही आएगा। आउटपुट नेम दे रहा है ये, कोई तो मिस्टेक हो रही है। पेरम डॉट रिड्यूस, ठीक है, टोटल वैल्यू ठीक हो गया, प्लस वैल्यू। इसको बंद करो, ये 3 क्यों दे रहा है? इसको एक मिनट के लिए बंद करते हैं, ये तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है, एक मिनट। शायद मैं उस सर पेरम के साथ सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा। एरे सर बना लेते हैं, शोर आ रहा है पीछे से थोड़ा। 1 2 3 4 5, ठीक है। ARR डॉट रिड्यूस, रिड्यूस, ठीक है। अब इसको मैं रिड्यूस करके एक वैल्यू बना दूंगा। तो आपको पता है रिड्यूस भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, तो कॉल बैक फंक्शन यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, लेट रिजल्ट में इसको इंस्टॉल करा देते हैं, और रिजल्ट को हम कंसोल करा देते हैं।
रिजल्ट इसके अंदर एक एक वैल्यू आएगी। अब ये फंक्शन जो है दो चीजें लेता है। अब रिड्यूस थोड़ा डिफरेंट है। इसका जो कॉल बैक फंक्शन है दो चीजें लेता है। एक लेता है अक्यूमुलेटर, इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं एक्यूमुलेटर अगर रिड्यूस की लैंग्वेज में देखें तो एक्यूमुलेटर। और एक होती करंट वैल्यू, एक होता है अक्यूमुलेटर, एक होती करंट वैल्यू। इसको ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूज करता है ये। और मैं रिटर्न करूंगा सिंपल रिटर्न अक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। ठीक है, अब रिजल्ट को देखते क्या देता है मुझे। ये देखो 15, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ठीक है, तो ये कर क्या रहा है पता है? ये कर वही काम कर रहा है जो मैंने ऊपर आपको करके दिखा था, ये वाला, ये यही वाला काम कर रहा है। पर इसको थोड़ा समझो ये कर कैसे रहा है। ये एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर के अंदर पहले ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है, एक्यूमुलेटर के अंदर पहले ये वैल्यू आएगी और करंट के अंदर भी यही वैल्यू आएगी। एक मिनट, मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक्यूमुलेटर की वैल्यू एक मिनट देख लेते हैं। एक्यूमुलेटर कितने एक्यूमुलेटर में आ क्या रहा है? सर थोड़ा शोर आ रहा है पीछे से। जी जी, थोड़ा बर्दाश्त कर ले, ज्यादा ज्यादा तो नहीं आ रहा। सर थोड़ा ज्यादा कभी कभी समझ नहीं आता है। यार अब असल में अंदर बैठा हुआ ना घर में, तो मसला ये है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। एक मिनट मुझे दे दे कि मैं यहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। अ, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझाता हूँ वो क्या रहा है। एक्यूमुलेटर ये जो इसकी इनिशियल वैल्यू है ना, यहाँ पर रखते हैं 0। बाय डिफॉल्ट ये 0 ही होती है। ठीक है, मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा था। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू एक्यूमुलेटर की होगी 0। ठीक है, तो 0 प्लस करंट वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है, इसकी बात कर रहा हूँ। एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो 0 + 1, 1 क्या होगा? 0 + 1 होगा 1। 1 जाके स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। 1 कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? एक्यूमुलेटर के अंदर। फिर दोबारा लूप चलेगा तो क्या होगा? एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो जाएगी 1 जो पहले 0 थी, और करंट वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी ये आपकी जो है, ये सेकंड वैल्यू। तो 1 + 2 हो जाएगा 3, और 3 स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर। ये वही काम कर रहे हैं जो मैं ऊपर करके आया हूँ, ये वाला। अब ये तो खराब हो चुका है। अगर आप यहां से समझ जाओ ना ये चीज, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसको समझाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, थोड़ा मुश्किल है इसको समझाना भी। इसकी वर्किंग जो है ना, थोड़ी टिपिकल है काफी। ये वही काम कर रहा है। देखो रिजल्ट मैंने बनाया, अभी रिजल्ट को आप समझिए एक्यूमुलेटर है। रिजल्ट क्या है? ये एक्यूमुलेटर है, ये वो आर्गुमेंट है एक्यूमुलेटर। ठीक है, उसमें हो क्या रहा है, और ये वैल्यू क्या है? वो करंट वैल्यू है। ठीक है, एरे की। तो हो क्या रहा है कि रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू है 0। जैसे एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू 0 है, उसी तरीके से रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू 0 है। तो 0 प्लस वैल्यू, वैल्यू के अंदर मिसाल के तौर पे 1 है, तो 0 + 1 हुआ 1। 1 जाके स्टोर हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। दोबारा लूप चलेगा, इसकी वैल्यू मेरे ख्याल हो जाएगी 2, और रिजल्ट के अंदर पड़ा हुआ है 1, तो 2 + 1 हो जाएगा 3। तो ये सो ऑन चलता रहेगा। जहां पर यही इसका जो है ये शुगर कोट, ये मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया है। ये एक्यूमुलेटर क्या है? वही आपका रिजल्ट वेरिएबल है। अगर मैं आपको और सिंपल कर दूं, मैं पुरानी एग्जांपल को भी लेके आया था रिजल्ट, और इसको कर देता हूँ वैल्यू। ये रिजल्ट वैल्यू। अब मैं एक मिनट उसको ऊपर ऊपर जो मैंने बनाया हुआ है ना, उसको नीचे लेके आता हूँ, ताकि आप थोड़ा कंपेयर करके इसको आप इजी से समझ लो। ये देखो, ये एक्यूमुलेटर है, ये आपका रिजल्ट। ठीक है, और ये वैल्यू करंट वैल्यू जो आपके एरे के अंदर आ रही है। तो यही सेम टू सेम काम यहाँ पर हो रहा है।
रिजल्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, वैल्यू के साथ कंबाइन होकर लास्ट वैल्यू में इस रिजल्ट के अंदर मिलेगी। मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ भाई, जी सर। रिड्यूस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप मेरी जो ऊपर वाली एग्जांपल है ना उसको थोड़ा इससे कंपेयर करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है। बिहाइंड द सीन यही काम हो रहा है। जी सर समझ आ रहा है। ये जो रिड्यूस है ना, यही जो रिड्यूस है इसी का ही आप समझो सिंथेटिक शुगर है। इसी चीज का सिंथेटिक शुगर है आपका ये रिड्यूस मेथड। ठीक है, तो ये हो गए मैप, फिल्टर, रिड्यूस। अब आगे बढ़ते हैं, मेथड चेनिंग पे आते हैं अभी कि मेथड चेनिंग क्या है। मेथड चेनिंग मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ कि व्हाट इज मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग क्या है भाई? हनीफ साथ, मेथड चेनिंग क्या क्या मतलब है? मेथड चेनिंग आप आगे जाके बहुत ज्यादा यूज करोगे। हेलो जी, मेथड चेनिंग का क्या मतलब है? सर ये अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। लेट str, ठीक है, माय नेम इज जेम्स। मैंने किया console.log str डॉट टू अपर केस। इससे क्या होगा भाई मुझे बताओ? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा भाई टू अपर केस लगाने सर से? अपर केस में सर आपके सारे वो जो ऊपर पूरी आपने स्ट्रिंग स्ट्रिंग अपर बनाई हुई केस है में ना हो वो। जाएगी। माय नेम इज जीत, ठीक है। एक मिनट, ये ऊपर पता नहीं 55 क्यों आ रहा है। ये 55 क्यों आ रहा है? शायद मैंने ऊपर उसको बंद करना भूल गया था मैं। ये देखो ना। ठीक है, टू अपर केस क्या यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यहाँ पर बिहाइंड द सीन यहाँ पर ये चीज करेगी? माय नेम इज जीत। मुझे बताओ जावास्क्रिप्ट क्या बिहाइंड द सीन जब टू अपर केस मेथड चलेगा बिहाइंड द सीन वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करेगी या नहीं करेगी? मुझे बताओ। जी सर वो अपर केस में कन्वर्ट करेगी। कन्वर्ट करके यहाँ पर वो डाल देगी। हमें नहीं दिखता पर वो बिहाइंड द सीन ऐसे होता है। ठीक है, अगर मैं दोबारा उसको उसी फॉर्म में लेके आऊं, ठीक है, str टू अपर केस, तो ये क्या है? एक्सप्रेशन है। ये क्या है कि एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन आपको पता है किसी ना किसी चीज में रिजोल्व होती है। एक्सप्रेशन क्या होती है? किसी ना किसी चीज में रिजोल्व होती है। अब मिसाल के तौर पे एक कंसोल कराता हूं इस चीज को और आसानी से समझने के लिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। एक्सप्रेशन, ठीक है, 2 + 4 + 6 + 10 + 20, एक ये एक्सप्रेशन है डॉट लॉग, और एक ये एक्सप्रेशन है 10 = 10 = 10, एक ये एक्सप्रेशन है। अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, 2 + 4 होगा 6, 6 + 6 होगा 12, 12 + 10 होगा 22, 22 + 20 होगा क्या होगा? 42। तो 42 तो मेरे पास आंसर आ गया। अब इसका भी देख, इसका आउटपुट क्या आएगा? पहले इसका आउटपुट समझते हैं कि इसका आउटपुट आया कैसे। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है? लेफ्ट टू राइट पढ़ती है। आपको पता है जावास्क्रिप्ट क्या करती है? हनीफ भाई, साद भाई, जावास्क्रिप्ट क्या करती है? सर लेफ्ट टू राइट जाती है। लेफ्ट टू राइट पढ़ती है। तो वो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को ये पूरी एक्सप्रेशन को एक बार में नहीं पढ़ती। वो क्या करती है? हिस्सों में तोड़ेगी। पहले इसको जो है रिजोल्व करेगी। 2 + 4 होगा 6, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 6। पर हमें दिख क्या रहा है? 2 + 4 दिख रहा है हमें, 2 + 4 दिख रहा है। पर जावास्क्रिप्ट क्या करेगी? ऐसे ही काम करेगी, 2 + 4 को कन्वर्ट कर देगी 6 में, फिर इन दोनों का होगा 6 + 6 होगा 12, ठीक है, फिर इन दोनों का होगा 12 + 10 22, फिर इन दोनों का होगा, लास्ट में बचेगा क्या हमारे पास? 42।
तो यही आंसर आ रहा है मेरे पास, है कि नहीं? 42 आ गया। अगर ये आपको फंडा समझ में आ गया ना, तो इसका आउटपुट आप बता दोगे मुझे, इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया तो अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। पहले आप क्या सोच रहे थे, अब क्या इसका आउटपुट आना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ भाई, सर इसका आउटपुट क्या आना इसका चाहिए? सर इसका फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा, मुझे समझाओ, ताकि मुझे पता सर लग जाए कि आपको क्लियर हो चुका है। सर क्योंकि ये 3 10 है ना, तो पहले 2 10 आपस में कंपेयर होंगे पहले, पर इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ट्रू 2 इज आएगा, इक्वल ठीक टू है, 1, फिर 1 कंपेयर होगा 10 से, वो फॉल्स हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त। फॉल्स ही आ रहा है। क्यों? जावास्क्रिप्ट क्या करती है बिहाइंड द सीन, इसको पहले पढ़ेगी, वो पूरी एक्सप्रेशन को नहीं एक साथ पढ़ती, वो पहले इसको पढ़ेगी। भाई 10 इक्वल टू 10 है, ये कर दो ट्रू। अब ट्रू बूलियन वैल्यू कंपेयर हो रही है एक नंबर वैल्यू से, तो जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन इम्प्लिसिटली इसको कन्वर्ट कर देगी 1 में, ट्रू को कन्वर्ट कर देगी 1 में। तो 1 इक्वल टू 10 तो होता ही नहीं है, तो ये फॉल्स आ रहा है। तो इसकी जगह पे जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, यहां पर रख देगी फॉल्स को। हमें दिखता नहीं, हमें दिखेगी इतनी बड़ी एक्सप्रेशन, पर जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन ये इसको ऐसे फॉल्स करके हमें दिखा देगी। ये फंडा समझ में आ गया तो आपको मेथड चेनिंग भी समझ में आ जाएगी कि ये काम कैसे करती है। मुझे बताओ, ये समझ में आया तो आगे बढ़ूं मैं। जी सर। अब मेथड चेनिंग आपको समझ में आएगी। यार बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसमें तो। अच्छा, ये एक्सप्रेशन क्या करेगी, अब एक काम करता हूं, एक दूसरी एक्सप्रेशन लगाता हूं, डॉट करके, डॉट डॉट मैंने कर दिया भाई। स्ट्रिंग का एक और मेथड बताओ मुझे, स्प्लिट, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो ये मुझे आउटपुट देगा एक एरे जिसके अंदर ये इंडिविजुअल वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये हो कैसे रहा है, अब मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको वो फंडा समझ में आ गया तो ये भी आप इजीली समझ में आ जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट पहले इसको कन्वर्ट करेगी, पहले इसको पढ़ेगी, पहले इसको पढ़ेगी। भाई इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट हमारे पास आया है माय वो नेम इज जीत, ये आउटपुट आया। अब ये क्या स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पे स्ट्रिंग का मैथड लग सकता है। तो जावास्क्रिप्ट अब इसको पढ़ेगी, अब स्प्लिट करके एक एरे बना के दे दी मुझे क्या करेगी, एक एरे बना के दे देगी, इसको कॉपी करके ये यहां पर लेके आ जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है एरे के अंदर मेथड आते हैं जिसको हम ज्वाइन कहते हैं, और ज्वाइन स्पेस से करना चाहता हूं तो ये दोबारा स्ट्रिंग बन जाएगी। ये देखो माय नेम इज जीत, और इसके ऊपर में अब ये स्ट्रिंग बन चुकी है तो मैं डॉट टू लोअर केस भी लगा सकता हूँ, टू लोअर केस। तो अगर आप देखोगे हमारी स्ट्रिंग जैसी थी वैसी बन चुकी है, ये देखो। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ मेथड चेनिंग के थ्रू, कैसे होगा ये तो मैंने आपको ओवर सिंप्लीफाई करके बता दिया कि जावास्क्रिप्ट इसको कैसे ट्रीट करती है, ठीक है। स्प्लिट, डॉट, ठीक है, ज्वाइन, ज्वाइन कर दो, दोबारा से स्ट्रिंग बना दो, फिर इस पे टू लोअर केस लगा दो, टू लोअर केस। ये देखो, दिस इज कॉल्ड मेथड चेनिंग। ये देखो माय नेम इज जीत, दिस इज कॉल्ड मेथड चेनिंग। मेथड के ऊपर मेथड, मेथड के ऊपर मेथड, मेथड के ऊपर। तो ये सारे एक साथ नहीं चलेंगे, पहले ये रिजोल्व होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा मुझे बताओ अनीफ साद, इसका आउटपुट क्या सर ये आएगा? अपर केस हो जाएगा। अपर केस पर एक स्ट्रिंग वाला आउटपुट आएगा ना, जी ठीक है। सर, स्ट्रिंग में अपर स्ट्रिंग केस। पे आप स्ट्रिंग का मेथड स्प्लिट लगा सकते हो, इसका आउटपुट क्या आएगा? सर इससे वो एरे, अरे आ जाएगा, एरे एरे बन जाएगा, सॉरी सर, एरे बन एरे बन जाएगा। जाएगा। उस एरे पे हम ज्वाइन लगा रहे हैं, क्योंकि एरे किसका मेथड है, ज्वाइन किसका मेथड है, अरे का मेथड है। एरे का मेथड है सर। वो क्या करता है, एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, जैसे स्प्लिट वो एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है, उसी तरीके से ज्वाइन क्या करता है, एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। फिर वो इसका आउटपुट मुझे मिलेगा स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग पे हम डॉट टू लोअर केस लगा रहे हैं, इसलिए तो हमें वही आउटपुट मिल गया जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, ठीक है। अब इस चीज को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप यहां पर जो है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये स्पेसिस को इग्नोर कर देता है, इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हो। ये देखो स्पेसिस इग्नोर हो जाते हैं, बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट जैसे था वैसे ही कर देगी इसको।
ऐसे ही शो करेगी इसको, पर हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, मतलब लाइनों को ब्रेक कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। अभी देखो कितना जबरदस्त लग रहा है। ये आपने कोड काफी जगह पे देखा होगा, ऐसा कोड। दिस इज कॉल्ड मेथड चेनिंग, दिस इज कॉल्ड मेथड चेनिंग। समझ में आया मेथड चेनिंग? मुझे बताओ। ये हमारा जी सर। टॉपिक था मेथड चेनिंग। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे पता है टाइम ओवर हो गया है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं आगे, क्योंकि जैसन मैं चाह रहा हूँ इत्मीनान से आपको पढ़ाऊं, पर इसमें ही ज्यादा टाइम लग गया हमारा। ये बस लास्ट करवा के तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। अब एक एरे बनाता हूँ, लेट ARR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे करना ये है कि मुझे सबसे पहले इनको डबल करना है, इनकी सारी वैल्यूज को डबल करना है। उसके बाद जो है उसमें जो डबल हुई है वैल्यू, उनमें से सिर्फ इवन वाली वैल्यूज को मुझे ला के एक एरे के अंदर स्टोर करना है। फिर एंड में मुझे उनका सम करना है। बात समझ में आ रही है? मैं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। मैंने छोटा कर दिया, और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि यार सबसे पहले तो इनका डबल हो। ठीक है, उसके बाद क्या हो कि भाई वो जो डबल हुई हुई वैल्यूज, उनमें से जो भी इवन हो वो साइड होके मुझे एरे में मिल जाए। फिर उस पे मैं जो है उसको रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू बनाना चाहता हूँ। तो इसको मैं ज्यादा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इवन वैल्यूज चाहिए। तो अब ठीक है, तो वो कैसे होगा भाई मुझे बताओ। भाई मैं फिल्टर और रिड्यूस का तरीका यूज होगा यहाँ पर, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे करते हैं। जी हनीफ भाई, साथ भाई, खामोश क्यों हो? चलो मैं ही बता देता हूँ यार रिजल्ट। मैं क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो इनका डबल होना चाहिए। तो भाई आपको पता है उसके लिए हम मैप का यूज करते हैं, और मैं जो है उसका यूज करूंगा एरो फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं वैल्यू डबल कर दिया। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास? जो डबल हुआ हुआ एरे होगा वो मेरे पास आउटपुट आएगा। अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, जो भी वैल्यूज होंगी वो डबल होके मुझे मिल जाएंगी। ये देखो 2 4 6 8। ठीक है, मुझे इनका डबल मिल चुका है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इनमें से जो इवन वो वैल्यूज हो वो सिर्फ आए। तो यहाँ पर अब ये क्या है, मुझे रिजल्ट में एक एरे देगा। ये एरे बन चुका है अभी। ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन दिख रही है, एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी एरे में। तो एरे में आपको पता है वो जो डबल वाला एरे है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ये डबल वाला एरे, अब हम उस पर लगाने जा रहे हैं कौन सा मेथड, फिल्टर का। और फिल्टर में मैंने क्या कहा था, फिल्टर में मैंने क्या कहा था कि भाई सिर्फ वो वैल्यूज आए जो कि इवन हो। तो यहाँ पर आपको पता है फिल्टर में सिर्फ एक कंडीशन लगती है। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा दूंगा कि वैल्यू जो है वो परसेंटेज मतलब मॉड्यूलस टू इक्वल इक्वल टू 0। अगर ये हो तो क्या करो, उसको रिटर्न कर दो। तो देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आता है। यार ये बार बार पता नहीं क्या आ जाता है। ठीक, तो ये देखो अभी भी वही आउटपुट आ रहा है। अभी भी वही आउटपुट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वैल्यूज जब मैंने इसको डबल किया था तो इसने सबको इवन बना दिया था। 1 इंटू टू टू, टू टू जा फोर फोर, 3 टू जा सिक्स सिक्स, सिक्स भी इवन नंबर है, 4 टू जा 8 ये भी इवन नंबर है। तो एक काम करता हूँ मैं इसको अपनी वैल्यू से करा देता हूँ। ठीक है, वैल्यू इंटू वैल्यू। अभी फिल्टर हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, देखते हैं आउटपुट क्या देता है। अब ये मुझे दे देगा जो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें अब ओड नंबर भी आ चुके हैं। ये देखो फिल्टर लगाया, मुझे सिर्फ इवन नंबर मिले 4 16 36 64। ये सिर्फ इवन नंबर थे इसके अंदर। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इनका सम मिले मुझे। इनका सम मिले तो मैं क्या करूंगा, आगे जाके मेथड चेंज करूंगा रिड्यूस का। रिड्यूस, और रिड्यूस भी आपको पता है वो लेता है वैल्यू, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट हमें देने पड़ते हैं, एक एक्यूमुलेटर और एक करंट वैल्यू का, करंट का। ठीक है, तो
मैं क्या करूंगा, एक्यूमेटर प्लस करंट, बस इतना सा काम करना है मुझे, मुझे मेरा आउटपुट मिल जाएगा 220। अब इसको थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाऊंगा, थोड़ा इंडेंट कर देते हैं इसको। ये देखो कितना खूबसूरत हो गया अभी कोड मेरा। जैसे इस कॉल्ड मेथड चेनिंग, ये देखो जो मैं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि यार सबसे पहले तो मतलब इनका स्क्वायर निकले, इसको स्क्वायर बोलते हैं ना भाई, वैल्यू इनटू वैल्यू, वैल्यू खुद से ही मल्टीप्लाई हो रही है, क्या कहते हैं इसको मैथमेटिक्स में, सर स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर कहते हैं ना। तो ऐसा समझो कि मुझे सबसे पहले इसका स्क्वायर चाहिए था, स्क्वायर मिल गया, उस स्क्वायर पे मैंने जो है जो भी एरे मिला मुझे, क्योंकि आपको पता है ये मैप और फिल्टर एरे ही रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो इस मैप ने मुझे स्क्वायर बना के दे दिया, और उस स्क्वायर में मैंने क्या बोला था कि भाई दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि भाई वो सारी वैल्यूज इवन होनी चाहिए, मतलब उस एरे के अंदर सारी वैल्यूज इवन होनी चाहिए जो कि स्क्वायर होके आई है। तो वो स्क्वायर होके जो इवन वैल्यूज आई थी वो मुझे मिल चुकी है, फिर उस पर मैंने रिड्यूस लगा के उनका सम कर दिया, तो वो सम का आउटपुट ये आया है 220। तो दिस इज कॉल्ड मेथड चेनिंग, बड़े काम की चीज है, ठीक है। मुझे पता है आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया है और काफी चीजें आपके ऊपर से भी गई होंगी, क्योंकि ये थोड़ी एडवांस चीज है। मैंने इसलिए कहा था कि भाई आज थोड़ा एडवांस एडवांस पढ़ने वाले हैं। आज हम जेसन को भी छेड़ने वाले थे, चलो उसको नेक्स्ट क्लास के लिए रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जेसन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल की दुनिया जेसन के बगैर चलती ही नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं गिटहब, गिटहब अपनी एपीआई में किस चीज का यूज करता है, ये देखो ये जेसन है, दिस इज कॉल्ड जेसन, दिस इज कॉल्ड जेसन, ये जेसन है। ये मेरा डेटा है जो कि गिटहब वालों के पास स्टोर्ड है, सारी डिटेल्स कि मेरा नाम क्या है, मेरी कितनी गिट की रिपोजिटरी बनी हुई है, सारा डेटा यहाँ लिखा, देखो 53 रिपोजिटरीज हैं, 10 फॉलोवर्स हैं, 1 फॉलोइंग है, वगैरह वगैरह। तो इसको हम आज देखने वाले थे पर टाइम ज्यादा हो गया है, 1.5 घंटे से भी ऊपर क्लास हो गई है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लो भाई, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स, मेथड चेनिंग तक। इस लेक्चर को 1-2 बार देखिएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और ये प्रैक्टिस करने से चीजें आपको आएंगी, ये बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। कोई सवाल यहाँ तक, एनी क्वेश्चन? सर ये थोड़ा कोड पर जाएं। सर इसमें जो हमने रिजल्ट बनाया है उसमें अंदर ये मेथड चेनिंग की है, अगर इसमें मैं कंसोल करवाना चाहूँ ये मेथड यहीं पर हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट जो कंसोल हो रहा है वो सिर्फ फिल्टर वाली वैल्यू हो, ऐसा हो जाएगा? नहीं नहीं, अगर आपने आखिर में रिड्यूस लगाया हुआ है तो वो सिर्फ रिड्यूस वाली करेगा, मतलब जो लास्ट में है ना उसका आउटपुट आपको मिलेगा। आउटपुट इसका आ रहा है, रिड्यूस का आउटपुट आ रहा है, क्योंकि देखो ना जावास्क्रिप्ट पहले इसको कन्वर्ट करेगी, इसको चलाएगी, इसका आउटपुट पे ये मेथड चलाएगी, फिर इसके आउटपुट पे रिड्यूस का मेथड चला रही है, तो हमें लास्ट में रिड्यूस का ही आउटपुट मिलना है। मेथड चेनिंग ऐसे ही काम करती है, जैसे कि आप देख रहे हो ना यहाँ पर स्ट्रिंग में भी तो यही हो रहा है ना, हमें आउटपुट किसका मिल रहा है भाई, किसका आउटपुट मिल रहा है, किस मेथड का आउटपुट मिल रहा है लास्ट लास्ट में, टू लास्ट लोअर वाला। केस का मिल रहा है। पहले यस। जावास्क्रिप्ट इसको पढ़ेगी टू अपर केस को, फिर इस पे स्प्लिट चलाएगी, फिर स्प्लिट वाले आउटपुट पे ज्वाइन को चलाएगी, फिर ज्वाइन वाले आउटपुट पे लास्ट में टू लोअर केस को चला के उसका रिटर्न कर देगी आउटपुट, जो भी इसका आउटपुट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। एक मिनट, ये देखो माय नेम इज जीत, ये किसका आउटपुट है, इस लास्ट मेथड का है। मतलब सारी चीजें यहाँ से कर करा के आखिर में जो बचा है, मतलब आप समझो ये सारे डॉक्टर्स हैं, इस स्ट्रिंग पे इस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, फायदा नहीं हुआ, फिर इस पे ऑपरेशन किया, इसका फायदा नहीं हुआ, फिर इस पे ऑपरेशन किया, इसका फायदा नहीं है, फिर लास्ट वाले पे फायदा होके हमें वो चीज मिल चुकी है। हालांकि यहाँ पर तो हमें फायदा मिल रहा है भाई यहाँ तो हमें सबका फायदा मिल रहा है, जो जो हमें चाहिए था, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। मुझे क्या चाहिए था कि भाई पहले स्क्वायर हो सारी वैल्यूज का, फिर इसमें से छांटो वो वैल्यूज जो कि इवन है, वो उसने मुझे छांट के दे दी, फिर वो छांटी हुई वैल्यूज पे मैंने रिड्यूस का मेथड लगाया। अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर दूं तो आप देखोगे सिर्फ मुझे फिल्टर, ये देखो वही इवन वैल्यूज मिल रही है। किसका आउटपुट मिल रहा है अभी मुझे हनीफ भाई, इसका मिल रहा है क्योंकि ये लास्ट है। अब इस एरे पे भी मैंने रिड्यूस का मेथड लगा दिया, तो रिड्यूस पता है आपको, एरे को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, ये देखो वही काम कर रहा है।
तो दिस इज कॉल्ड मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग ऐसे ही काम करती है, लास्ट वाले चीज का आउटपुट आपको शो करेगी। और कोई ठीक है सवाल? सर। कोई भी सवाल हो बेझिझक पूछो यार, सवाल करने से आपका नॉलेज बढ़ता है, मेरे भी नॉलेज में इजाफा होता है। काफी चीजें तो मैं भी भूल भुला गया हूँ, 6-7 महीने से मैंने कोई भी कोडिंग नहीं की है, आप अंदाजा लगा लें, फिर भी मुझे इतनी सारी चीजें याद है अभी तक, क्योंकि दिस इज माय फेवरेट लैंग्वेज। वो जैसे कहते हैं ना, मैंने जावा भी सीखी है, पीएचपी सीखी है, भाई मजा नहीं आया, सबसे बेस्ट मुझे ये लगती है। एनी क्वेश्चन साद भाई, हनीफ भाई? नो सर, क्लियर है। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जेसन को कवर करेंगे कि जेसन क्या है, क्यों यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।